वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विज्ञान के कंपाइलेशन की हमारी श्रृंखला लंबे समय से आरंभ हो चुकी है। मतलब ये है कि कई सारे वीडियोस पीछे हमने दे दिए हैं और आपने देखे भी होंगे, इसकी आपसे अपेक्षा है। अगर आप देखते हैं तो ही हमारा प्रयास सार्थक होता है, क्योंकि ये जो फ्री इनिशिएटिव है ये आपकी रुचि पर निर्भर करते हैं। दर्शक अगर रुचि लेंगे तो हमारी भी रुचि बढ़ेगी। तो इसलिए आप एक अच्छे दर्शक बनिए, और अच्छे दर्शक बनने का मतलब ये है कि इससे भरपूर लाभ लीजिए, जितना आप ले सकते हैं। एक वीडियो से जितना फ़ायदा आप ले सकते हैं वो लीजिए। इसमें हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे, और आरओ का जो प्रीलिम्स है जब भी होगा, उसकी तय तिथि जब भी हो, तो जब भी होगा तब तक आप अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में महसूस करेंगे अगर आप इस श्रृंखला के साथ बने रहते हैं। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, लगभग जनरल स्टडी के सारे सब्जेक्ट्स की हमारी ऐसी ही सीरीज़ चल रही है। छोटे छोटे वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं। एक दिन में आप 1 से 2 वीडियो, 3-4 वीडियो, जैसे आपकी क्षमता है वैसा कवर कर सकते हैं, और उससे छोटे नोट्स बना सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो बस साथ साथ चलते रहिए। यहाँ पर हमने विज्ञान में जो अपनी बात को ख़त्म किया था पिछले लेक्चर में, तो हमने ये जाना था कि त्वरण क्या होता है, यानी एक्सीलरेशन असल में क्या होता है और इसका किसी वस्तु के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सदिश है अथवा अदिश, ये भी हमने जान लिया था। साथ में हमने ये भी जानकारी प्राप्त कर ली थी कि इसका कैलकुलेशन आखिर कैसे किया जाएगा। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है वो एक विमीय गति का है। इसके कुछ समीकरण होते हैं, तो यहाँ 3 समीकरण हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। इसमें जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। तो स्मॉल यू जो है वो असल में प्रारंभिक वेग होता है। यहाँ वही बताया गया कि कोई वस्तु जो है वो स्मॉल यू वेग से चलना शुरू करती है, लेकिन टी समय पश्चात, जैसे ही टी समय या टी सेकंड बीतता है, वैसे ही ये वी वेग को प्राप्त कर लेती है। यानी एक समान वेग से नहीं चल रही है, उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अब वस्तु का जो त्वरण है वो स्मॉल ए होता है, तय की गई जो दूरी है वो स्मॉल एस है। तो वस्तु की गति के लिए 3 समीकरण हो सकते हैं। अब ये 3 समीकरण कौन कौन से हैं? तो पहला है v बराबर u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, कौन कौन से इसमें प्रतीक है, उनका मतलब क्या है आप जानते हैं। मोटे तौर पे ऐसे समझें, v जो है वो अंतिम वेग होता है, u है प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण है, t जो है वो समय है, और s जो है वो प्रायः विस्थापन होता है। इसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं s जो है वो विस्थापन हो गया आपका। विस्थापन इसलिए क्योंकि यहाँ त्वरण मौजूद है, और त्वरण एक सदिश राशि है, उसमें परिवर्तन जो होगा वो दिशा के अनुरूप होगा। तो विस्थापन की ही चर्चा करना यहाँ सही रहेगा। तो फिलहाल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी प्रकार से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरणों का मतलब गति के समीकरणों का साधारण रूप है। सामान्य रूप में ये समीकरण ऐसे ही दिखाई देते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे गुरुत्व के अधीन जब गति होती है तो वहाँ इनमें परिवर्तन होता है। ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर इसमें जो चिन्हों का परिवर्तन होता है उसे आप देखते हैं। तो वो सारी परिस्थितियों को हम आगे देखेंगे। यहाँ एक कंडीशन बताई गई है कि 90वें सेकंड में तय की गई दूरी, ये देखिए 90वें सेकंड में तय की गई दूरी, यदि किसी मतलब इसको निकालेंगे कैसे, ये आपको यहाँ बताया गया है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है, t जो है वो समय है, और t समय में चली गई दूरी या विस्थापन आप कह लीजिए वो स्मॉल s है। सारी वही पुरानी बात है। तो 90वें सेकंड में तय की गई दूरी का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर परिवर्तन कहाँ आएगा? ये जो दूसरा गति का समीकरण है इसी में हम काम कर रहे हैं। t को हम यहाँ से रिप्लेस कर दे रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, और जो टी स्क्वायर लास्ट में था उसकी जगह पे हमने लिख दिया 2n-1। ये असल में डेरिवेशन के थ्रू आता है, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे यहाँ पर मनमाने तरीके से ये लिख दिया गया है। लेकिन उतना लंबा डेरिवेशन या उस माथापच्ची में आपको फंसना नहीं है, सीधे सीधे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो 90वें सेकंड का ये सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद गुरुत्वाधीन गति को देखते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। चूँकि हमने इक्वेशन, जो मोशन के इक्वेशन है उन्हें देखा है, तो अब यहाँ ये जानना आवश्यक है कि गुरुत्वाकर्षण का इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप पृथ्वी पर हैं या किसी भी ग्रह पर हैं या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर आप निवास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पिंड आपके ऊपर गुरुत्व बल तो लगाएगा ही। ये तो एक सार्वभौमिक नियम है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब गुरुत्व बल आपके ऊपर काम करेगा, यानी ग्रेविटी आपको खींचेगी अपनी ओर, तो ये जो गति आपकी है ना वो आपके मन में नहीं रह जाएगी, या आपकी मनमानी वहाँ नहीं चलेगी उसकी जो भारी होगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो भारी है वो खींच लेगा, और दुनिया में भी चलता है, शक्तिशाली ही जीतता है ना।
तो यहाँ जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके साथ भी यही स्थिति है, ये एक दूसरे को खींचते हैं अपने आकर्षण बल से। जो ज़्यादा ताकतवर निकलता है वो सबको बांध कर अपने चारों ओर नचाता है, जैसे सूर्य को आप देखते हैं। तो यही बात यहाँ भी है, गुरुत्वाधीन गति में मतलब जो पिंड है, जितने भी पिंड हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर निवास कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं। तो ये मटर के दाने के सरीखे भी नहीं है। आकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी में हमारी औकात क्या है, एक बिंदु के बराबर है, छोटा सा। तो हम पृथ्वी के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, खींचे जाते हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते। तो हमारी जो गति है वो पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन है। अब पृथ्वी के गुरुत्व की जब चर्चा होगी तो यहाँ जो त्वरण है ना, वो भी सामान्य नहीं रह जाएगा, वो बन जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, यानी स्मॉल जी। और स्मॉल जी का मान पृथ्वी के लिए एक सामान्य परिस्थिति में 9.8 होता है। तो यहाँ देखिए कि गति के समीकरणों में क्या परिवर्तन होगा। अब चूंकि गुरुत्व की अगर बात होती है तो या तो ऊपर कोई वस्तु जाएगी या नीचे जाएगी। अगर समानांतर चल रही है तो गुरुत्व लगभग बराबर तरीके से काम करेगा, है ना। तो अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से ड्रॉप कर दी जाती है, फेंक दी जाती है, या नीचे से ऊपर की ओर उछाल दी जाती है, मतलब वो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए छोड़ दी गई है। तो जब वो स्वतंत्र रूप से गिरती है तो पृथ्वी का गुरुत्व उसे अपने अधीन कर लेता है, और यहीं से शुरू होती है गुरुत्वाधीन गति की जो अवधारणा है। तो यहाँ आप देखें कि जो हाइट है, मतलब पहली चीज़ तो हमने यश पहले देखा था, और यश जो है वो एक दूरी थी, मतलब उसे हम विस्थापन कह रहे थे पीछे। अब यश की जगह पे इसको हटाकर हम यच का यहाँ कॉन्सेप्ट लेंगे। स्मॉल यच का मतलब होता है हाइट। चूँकि वस्तु को उछाला गया है या ऊंचाई से फेंका गया है तो यहाँ चर्चा भी ऊंचाई की होगी। तो दो पैरामीटर हमारे यहाँ पर बदल गए, स्मॉल ए की जगह पे स्मॉल जी हो गया है, स्मॉल यस की जगह पे स्मॉल यच हो गया है। यहीं पर परिवर्तन स्टॉप नहीं होता है, इसमें कुछ कंडीशन है। अगर कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, उसे आप प्रक्षेपित कर रहे हैं, ऐसे उछाल रहे हैं ऊपर की ओर, आपके हाथ से छूट गई, अब वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करेगी, और उस पर सिर्फ और सिर्फ जो पृथ्वी की ग्रेविटी का जोर होता है वही चलेगा। वायुमंडलीय घर्षण इत्यादि होता है तो वो तो साइड में अभी रख देते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण क्या होगा। जो पीछे आपने प्लस देखा था ना, u प्लस हाफ AT या u प्लस AT, जैसे भी आप सब जितने भी 3 समीकरण देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा, जब हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो गति के जो तीनों समीकरण हैं उसमें चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस। तो वही काम यहाँ पे चल रहा है। देखिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, माइनस हो गया और a की जगह पे क्या हो गया, g हो गया। वैसे ही यहाँ देखिए यस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर था, अब क्या हो गया, यच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। जहाँ a था वहाँ g हो गया, जहाँ यस था वहाँ यच हो गया, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया। वैसे ही यहाँ भी परिवर्तन आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, ऐसे करके हो गया। अब नीचे की ओर अगर फेंक देते हैं, किसी वस्तु को नीचे ड्रॉप कर देते हैं, तब क्या होगा, तो उस स्थिति में प्लस रहेगा, मतलब जो पैरामीटर है वो नहीं चेंज होंगे, लेकिन जो चिन्ह हमने परिवर्तित कर दिया था वो अब यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ धनात्मक ही रहेगा, क्योंकि वस्तु जो है वो पृथ्वी की ओर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, बस परिवर्तन सिर्फ जो a है उसकी जगह पे आपका यहाँ g हो जाएगा, और यस है तो उसकी जगह पे h हो जाएगा, बस इतना ही चेंज है। बाकी सब वही पुराना समीकरण है, मतलब जैसे हमने पहले साधारण समीकरण देखा था वैसे ही। तो प्लस कब होता है और माइनस कब होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ऊपर अगर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे अगर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की ओर जाएगा तो धनात्मक होगा, पृथ्वी से दूर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। और बाकी गुरुत्व के अधीन गति हो रही है तो ये परिवर्तन इसमें दिखाई देगा, इतना ही है। अब यहाँ से चूंकि हमने पीछे एक चर्चा की थी कि जब हम किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर की ओर उछाल देते हैं या ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, तो वैसे तो वो गुरुत्वाकर्षण के ही अधीन काम करता है, मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्व है वो उसे अपनी ओर खींचता है, यही तरीका होता है। लेकिन बीच में होता है वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब क्या, गैसों का मिश्रण। तो वो जो वायुमंडल होता है भले ही हमें दिखाई नहीं दे, लेकिन उसकी उपस्थिति होती है, गैस के रूप में मौजूद होता है, तो उससे उस वस्तु का घर्षण होता है। ठीक है, वायुमंडल से रगड़ इसकी उत्पन्न होती है और वो गति का विरोध करता है। घर्षण क्या है, गति का विरोधी बल है, ये किसी भी गतिमान वस्तु को रोकने का प्रयास करता है, यही इसकी प्रवृत्ति है। तो इस वजह से उस वस्तु की रफ्तार कुछ धीमी हो जाती है। अब घर्षण कितना है इस बात पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो घर्षण को हम सिर्फ वायुमंडल में ही नहीं, ऐसे धरातल पर भी देखेंगे, और ये बड़ी काम की चीज़ है। अगर ये नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती। तो वह बल जो कि वस्तुओं के संपर्क तल पर काम करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है। गति का विरोध ये करेगा, हमेशा गति का विरोध करेगा, ध्यान दीजिए, और इसे कहा जाता है घर्षण बल। घिसने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कहीं भी घसीटा जाता है, किसी चीज़ को घिसा जाता है तो ये बल वहाँ पर काम करता है।
और घर्षण के कई सारे प्रकार होते हैं, जहाँ लग जाए वैसा घर्षण है। स्थैतिक घर्षण हो सकता है, लुढ़कने की वजह से हो रहा है तो लोटनिक घर्षण हो सकता है। कोई चीज़ रेंग रही है सांप की तरह से तो सर्पीला घर्षण हो सकता है, मतलब सर्पी घर्षण हो सकता है। और द्रव घर्षण भी होता है, लिक्विड का होता है। वैसे ही गैसीय घर्षण भी होता है, लेकिन यहाँ पर 4 ही प्रकार बांटे गए हैं, तो वो आप देख रहे हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। क्यों कम होता है, आप इसको एकदम व्यवहारिक तौर पे समझ सकते हैं। और स्थैतिक घर्षण जो है उसका मान सर्वाधिक होता है। लोटनिक घर्षण में जो वस्तु है वो किसी भी तल के, मतलब 2 चीज़ों के बीच में रगड़ होगी तभी तो घर्षण उत्पन्न होगा। तो कोई चीज़ जो है वो किसी धरातल पर चल रही है, ठीक है, और उसको सीधा सीधा रख के घसीटा जा रहा है, तो उस स्थिति में घर्षण वहाँ ज़्यादा काम करेगा उस पर। लेकिन उसी को हम ठेल दे रहे हैं और वो गोल मटोल है, लुढ़कती जा रही है, तो क्या होगा, घर्षण कम हो जाएगा और उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। गैस सिलेंडर आपने देखा है ना, जब खाली सिलेंडर को लोग भरवाने के लिए ले जाते हैं तो उसको आसानी से ले जाने के लिए अगर कोई साधन नहीं है तो लुढ़का देते हैं, मजबूत होता ही है। अब लुढ़का देते हैं तो वो जल्दी जल्दी लुढ़क कर आगे पहुंच जाता है, और उसी को आप खड़ा करके घसीटिए, आपको ज़्यादा परिश्रम लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें घर्षण कम हो जाता है। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है क्योंकि वस्तु का संपर्क तल से बहुत कम रह जाता है, लुढ़कने में ज़्यादा वो संपर्क में रहती नहीं है, यही बात है। और बॉल बेयरिंग क्या है, तो बॉल बेयरिंग एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग घर्षण को कम करते हुए घूर्णी या रैखिक गति को सक्षम करने के लिए किया जाता है। घूर्णन गति हो रही है तो घूर्णी गति है, रोटेशनल मोशन है, और नहीं तो रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में गति कर रहा है तो लीनियर मोशन है। तो कुल मिलाकर मोशन को बढ़ाना है और घर्षण को कम करना है तो हमें बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मामला है यहाँ तक। घर्षण को कम करने के कुछ और तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप तेल लगा दीजिए सतह पे, घर्षण कम हो जाएगा। ग्रीस यानी कोई चिकनी चीज़, कुल मिलाकर स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, चिकनाई उत्पन्न करने वाला। ये स्नेह उत्पन्न करता है, और स्नेह कैसा होता है, चिकना होता है, फिसलने वाला। तो यहाँ वस्तु क्या करेगी, फिसलने लगेगी, फिर जो घर्षण का मान है या घर्षण की स्थिति है उसमें गिरावट आएगी। तो घर्षण कम होगा तो निश्चित तौर पर जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। यही सारा मामला है। और यहाँ एक चीज़ और कही गई कि रोलर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना ज़्यादा कठिन होता है, तो उसके पीछे भी घर्षण वाला ही कॉन्सेप्ट उत्तरदायी है। यहाँ कुछ घर्षण के फायदे दिए हुए हैं। यहाँ तो हमने देखा कि इसे कैसे कम किया जा सकता है, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो चीज़ को चलने ही नहीं देगा, गति का विरोध कर रहा है, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गति को होने ही नहीं देगा। लेकिन कुछ मामलों में ये फायदेमंद होता है, कई मामलों में होता है। पहली चीज़ तो आग का आविष्कार ही नहीं हुआ होता अगर घर्षण नहीं रहा होता, है ना। मनुष्य ने असावधानी में ही आग का आविष्कार किया, लेकिन नतीजा जो निकला वो घर्षण की वजह से निकला। वो चट्टानों से पत्थर निकालकर हथियार तराश रहा था, जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के औजार बना रहा था। और पत्थर को जब पत्थर से रगड़ के वो तेज करता रहता है, मतलब उसे चिकना बनाता रहता है, सुडौल बनाता रहता है, तो उसी तराशने के क्रम में जब ज़्यादा प्रबल घर्षण होता है तो उन दोनों पत्थरों के टकराने से चिंगारियाँ निकलती हैं। और वो चिंगारियाँ देखकर मनुष्य को बड़ा कौतूहल होता है। पहले तो वो डर जाता है, आग से सभी जानवर डरते हैं, ठीक है, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो आग से सभी जानवर डरते हैं, तो मनुष्य भी उस समय जानवर वाली ही स्थिति में था। आज भी जानवर ही है, लेकिन बुद्धिमान जानवर है, आप जानते ही हैं। तो मनुष्य को भी डर लगा। पहले तो वो छोड़ के भाग गया होगा, मतलब कोई वहाँ पर देखने के लिए मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ होगा जैसे आप किसी जानवर को एकदम से आग दिखा दीजिए, वो भाग जाएगा डर के। तो वही हाल मनुष्य का भी हुआ होगा। बहुत समय तक वो उसके पास ही नहीं गया होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब बुद्धि का विकास होता है और उसके अंदर कौतूहल जगता है, तो वो बार बार उसी प्रोसेस को रिपीट करता है। पता लगता है उसको कि ये चीज़ जो है ये काम की भी हो सकती है, क्योंकि इससे सिर्फ हम ही नहीं डर रहे हैं, बल्कि बाकी जो हिंसक पशु हैं उनको भी डर लग रहा है। तो जो जान माल का खतरा रहता था ना, कि मतलब कोई भी जानवर उन्हें आसानी से शिकार बना लेता था, जो हिंसक पशु होते हैं, तो उनसे उसे भयभीत होने की अब आवश्यकता नहीं रह गई। उसके पास हथियार भी थे और साथ में आग जैसा एक जो शस्त्र है वो भी मौजूद था। बाद में आग का इस्तेमाल करके वो तमाम चीज़ें करता है। तो कुल मिलाकर वो घर्षण की ही देन थी, और ऐसे ही तमाम अन्य जो इसके लाभ हैं वो दिखाई देते हैं। तो घर्षण हमें सतह पर चलने में मदद करता है। सतह पे हम नहीं चल सकते अगर घर्षण ना हो, ठीक है। चिकनी या फिसलन भरी जो सतह होती है उस पर चलना कितना मुश्किल होता है, जबकि वहाँ पे घर्षण शून्य नहीं होता है। शून्य हो जाएगा तब तो हम ऐसा फिसलेंगे कि रुकेंगे ही नहीं, ठीक है, ये बात है। और कार चलाने में भी घर्षण की आवश्यकता होती है। कार ही नहीं, जमीन पर आप किसी भी वाहन को चला रहे हैं तो उसके लिए घर्षण चाहिए होता है, एक हद तक घर्षण की आवश्यकता होती है। और किसी वाहन के टायरों और सड़क के बीच घर्षण बल का जो मान है ये एक संतुलित अवस्था में रहता है, तो वाहन जो है ये आसानी से रुक जाता है, अनियंत्रित नहीं होता है। स्केटिंग के लिए भी घर्षण आवश्यक है। चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में लिखने मतलब आप चौक से बोर्ड पे लिखते हैं, आपके मास्टर साहब लिखते हैं, तो वो किस वजह से संभव हो पाता है? घर्षण की वजह से।
घर्षण नहीं रहेगा तो वो संभव नहीं होगा। गर्मी उत्पन्न करने के लिए आप दोनों हाथ रगड़ते हैं, या किसी चीज़ को आप रगड़ेंगे तो वहाँ आवेश उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न होगी। माचिस की तीली घर्षण के कारण जलती है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ये तो यहाँ गिने चुने हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, आप दैनिक जीवन में प्रायः रोज ही देखते हैं। इसके बाद अब घर्षण कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो सबसे सरल तरीका होता है कि जो सतह जिस पे कि घर्षण ज़्यादा लग रहा है उसको चिकना कर दीजिए, सीधी बात है। और घर्षण रोधी कुछ धातुएं भी होती हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि फ्रिक्शन का विरोध करते हैं, फ्रिक्शन को आसानी से पनपने नहीं देते हैं। तो ऐसी धातुओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉल बेयरिंग और स्नेहक को आपने पीछे देखा ही था। तो अब यहाँ से मामला फिर बदलता है। घर्षण एक बल है जिसे कि हमने देख लिया, और उससे पहले हमने गति के समीकरणों को देखा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये तीनों एक साथ यहाँ गुच्छे के रूप में दिए हुए हैं, लेकिन नीचे चिंता मत करिए, सबको हम अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्य को, यानी वर्क। अब वैसे तो हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हम कहते हैं कि हमने कार्य किया, लेकिन कौन सा काम सार्थक हुआ और कौन सा निरर्थक हुआ, ये विज्ञान की परिभाषा से ज़्यादा बेहतर तय हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में बदलाव किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसी को कहते हैं कार्य। बहुत ध्यान से इस परिभाषा को देखिएगा, और आपने बहुत बार अपनी जो टेक्स्ट बुक हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, उनमें देखा होगा। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में बदलाव किया जाता है, उसकी स्थिति में बदलाव किया जाता है, और इसके लिए जो क्रिया संपन्न वहाँ पर होती है उसी को हम कार्य कहते हैं। तब क्या हो, जब आप बल भी लगाएं और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, तब क्या होगा? तब कहा जाएगा कि आपने कोई काम नहीं किया। यही बात है। विज्ञान इस मामले में बड़ा कठोर है। अगर परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप निकम्मे हैं, सीधी बात। ठीक, तो यहाँ कार्य तब नहीं हुआ माना जाएगा जब कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही न कर पाए। ये बहुत ध्यान से आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वही चीज़ नीचे कही गई है। बल लगाने पर अगर वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है तो काम किया हुआ नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक भारी भरकम अलमारी है या तख्ता है या फिर कुछ भी है, ऐसी वजनदार चीज़ है, और आपको ऐसा लगता है कि आप धक्का देंगे और वो अपनी जगह से शिफ्ट होकर जहाँ आप उसे करना चाहते हैं वहाँ हो जाएगा, और आपने दोनों हाथ का जोर लगा के उसे ठेलना शुरू किया। लाख प्रयास के बावजूद वो टस से मस नहीं हुआ, जहाँ है वहीं जड़त्व की स्थिति में जड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विज्ञान कहेगा कि आपने कोई काम नहीं किया, भले ही आप पसीने में डूब क्यों न गए। आपने ताकत तो लगाई, ऊर्जा आपने खर्च की, लेकिन वहाँ काम नहीं हुआ। तो ये है वैज्ञानिक परिभाषा। अब इसके बाद देखिए, किसी बल द्वारा, अब ये थोड़ा सा इसको सूत्र के रूप में ढालने का प्रयास है, फार्मूला इससे हम लोग डिराइव करेंगे, तो उसके लिए दिया हुआ है किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा में अनुदिश घटक, ध्यान दीजिएगा, बल के विस्थापन की दिशा में अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो कार्य को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं बल, ठीक है। सबसे पहले तो हमें बल का मान प्राप्त करना होगा, और गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना लगाया गया और बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ, दोनों रहना चाहिए। सिर्फ बल से काम नहीं चलेगा। बल तो उस स्थिति में भी लगाया जाता है जब आप किसी चीज़ को उसकी जगह से न हिला पाए, मतलब आपने ताकत भी लगाई, ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वो चीज़ जो है वो अपनी जगह पर टिकी हुई है। तो ऐसी स्थिति में फिर जो बल की दिशा में विस्थापन है वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हुआ तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो काम जो है वो नहीं हुआ माना जाएगा। ये है मैथमेटिकल प्रोसेस या साइंटिफिक तरीका। तो कार्य एक अदिश राशि है। भले ही यहाँ बल की दिशा में विस्थापन को हम लोग काउंट करते हैं और उसके सहारे हम कार्य का मान निकालते हैं, लेकिन कार्य को अगर हम देखें, यानी वर्क को, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें सिर्फ परिमाण ही पर्याप्त होता है। और यहाँ ये कहा गया SI मात्रक इसका जूल है, और ऊर्जा का भी आप आगे देखेंगे कि यही SI मात्रक दिखाई देता है। तो एक जूल को ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, यहाँ देख रहे हैं आप। और कैसे किया जाता है? जब 1 मीटर विस्थापन पे या 1 मीटर के विस्थापन पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए आप उस पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो उस स्थिति में जो जूल का यहाँ पे पैमाना निकल कर आता है वो है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, यानी सीधे सीधे जूल बराबर न्यूटन मीटर हम लिख सकते हैं। आगे कुछ और अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है, ठीक है, कोई चीज़ भारी पत्थर है वो पृथ्वी पर रखा हुआ है और उसको आप पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा रहे हैं, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, ऊपर की ओर उठा रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और वो विस्थापित नहीं होती है तो कहा जाएगा कि कोई काम नहीं होता, इसलिए दीवारों पर टक्कर मारना बंद करिए।
क्योंकि उसका कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत है। और लंबवत का मतलब यहाँ समझ रहे हैं, देखिए ये जो सूत्र है ना, इसमें कहा गया बल की दिशा में विस्थापन। अब यहाँ अगर कोण का मान भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम देखेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है वो W = FD cos थीटा होता है। समझे? इस तरीके से। अब ये जो कॉस है ना, यही समस्या पैदा करेगा। यहाँ पर कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत उसका काम हो जाएगा, तो यहाँ थीटा का मान लंबवत का मतलब क्या, 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान होता है 0, और 0 का आप FD या किसी भी में गुणा कर दीजिए, 0 आएगा, यानी कुल मिलाकर W जो है वो 0 हो जाएगा। तो काम जो है वो नहीं हुआ, मतलब वर्क डन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो वही बात यहाँ कही गई है, उसको आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो जाते हैं तो काम 0 हो जाएगा। वो कॉस थीटा वाला हमने अभी देखा है ना। तो ये सारा मामला है। अब आगे जो टॉपिक है उसमें ऊर्जा को हम देख रहे हैं। तो ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो यांत्रिक होती है, दूसरी गतिज ऊर्जा होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी होती है। माफ कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या है? ऊर्जा की परिभाषा बिल्कुल सीधी है। जैसे हमने पीछे पदार्थ को देखा था, द्रव्यमान को देखा था, वैसे ऊर्जा भी है। और पूरा ब्रह्मांड इन्हीं दोनों चीज़ों से बना भी है, पदार्थ से और ऊर्जा से। पदार्थ के अणुओं को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा ही इनको तोड़ती भी है। यहाँ तक कि पदार्थ के जो कण हैं, छोटे छोटे कण, सूक्ष्मतम कण, उनके अंदर भी जो नाभिकीय संरचना होती है, वहाँ अपार ऊर्जा निहित होती है द्रव्य की मात्रा के रूप में। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू कहे जा सकते हैं। फिलहाल किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, 1-2 नहीं। यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, ऊष्मीय ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, ध्वनि ऊर्जा हो सकती है, और भी तमाम ऊर्जाएं हो सकती हैं। तो यहाँ ये गिनने की आवश्यकता नहीं है कि ऊर्जा कौन कौन सी वैरायटी की होती है। मतलब सीधी एक सिंपल परिभाषा आप देख लीजिए, कार्य करने की एक क्षमता है। आपको कार्य करने की क्षमता प्राप्त है तो इसका मतलब है कि आप ऊर्जावान हैं, आपके अंदर ऊर्जा है। और ये एक अदिश राशि है। भला आप सोचिए, ऊर्जा की दिशा तय करके आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो इसमें दिशा की आवश्यकता होती ही नहीं। मात्रक जूल होता है, वही मात्रक होता है जो कार्य का है। अब हमने चर्चा की थी कि कुछ प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, तो पहले तो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को देख लीजिए। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 वैरायटी की होती है, जैसा आपको बताया। एक तो आपकी गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। जैसा नाम है वैसा काम है। और यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा क्या है? तो मैकेनिकल एनर्जी को हम डिफाइन अगर करें तो यांत्रिक कार्य करने की क्षमता देने वाली ये ऊर्जा है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? ये वो विधा है जिससे कि हमें यांत्रिक कार्य करवाने या करने की क्षमता प्राप्त होती है। तो एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को अगर आप टोटल कर देते हैं तो आपको उसकी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो सीधी बात है भाई, 2 ही प्रकार की ये होती है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसका जो परिमाण है या इसका जो परिणामी है वो प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं गतिज ऊर्जा को, और उसके बाद देख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा को। तो इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो यहाँ बनाने का उद्देश्य भी नहीं है, और इसे हम आराम से अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में कवर कर सकते हैं, आगे की चीज़ों को देख सकते हैं। हमने यहाँ तक देखा था, याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा तक। यहाँ तक हमारा जो मैटर है वो कंप्लीट हो गया है। नोट्स बना लीजिएगा अगर आप चाहते हैं, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।